29 साल की उम्र में सांसद, 36 साल की उम्र में केंद्रीय राज्य मंत्री, 42 साल की उम्र में एक राजनीतिक पार्टी की संस्थापक, 44 साल की उम्र में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 56 साल की उम्र में राज्य की मुख्यमंत्री। ये पहचान है एक महिला नेता की। ऐसी नेता जिन्होंने लगभग 34 साल तक सत्ता में रहे वामपंथी दलों को सत्ता से बाहर किया। उन्होंने अगले लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री पद संभाला। उन्होंने 2 बार राज्य में 2/3 बहुमत हासिल किया। एक तरफ बीजेपी देश भर में जीत का परचम लहरा रही थी, वहीं इस पार्टी उसके कार्यकर्ताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देने वाली और उन पर भारी पड़ने वाली एकमात्र महिला नेता के रूप में उन्हें देखा जाता था। ये नेता हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सोमवार 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित हुए। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा और ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं हारी, बल्कि वे खुद भी अपने भवानीपुर के गढ़ से हार गईं। बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया, लेकिन एक समय मोदी और अमित शाह को चुनौती देने वाली, विपक्ष की मजबूत आवाज मानी जाने वाली ममता बनर्जी के साथ आज ऐसा क्या हुआ? कभी पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर नेता मानी जाने वाली ममता बनर्जी अब हार कैसे गईं? उनका इतना बड़ा पतन कैसे हुआ? आइए इस वीडियो में उनके पूरे राजनीतिक सफर और डाउनफॉल की कहानी जानते हैं। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं स्क्रोलेशन। ममता बनर्जी के डाउनफॉल को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वे मुख्यमंत्री पद तक कैसे पहुंची। इसके लिए हमें लगभग 20 साल पीछे जाना होगा। वो समय था 2006-07 के आसपास का। पश्चिम बंगाल में उस समय वामपंथी दलों की सरकार थी। इस सरकार ने सिंगूर में टाटा कंपनी को नैनो कार फैक्ट्री के लिए 1000 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन आरोप लगा कि ये जमीन उपजाऊ है और किसान इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। इसी दौरान ममता बनर्जी किसानों की नेता बनकर सामने आईं। उन्होंने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया और अनशन पर भी बैठी। इसके बाद नंदीग्राम में भी इसी तरह का आंदोलन शुरू हुआ। वहां 14,000 एकड़ जमीन केमिकल हब के लिए दी जा रही थी, जिसका किसानों ने विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान एक युवा नेता सामने आया, जो बाद में ममता बनर्जी का करीबी और फिर सबसे बड़ा विरोधी बना, सुवेंदु अधिकारी। 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। इससे आंदोलन और भड़क गया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। यहीं से ममता बनर्जी एक जन नेता के रूप में उभरी। इसके बाद 2011 का चुनाव आया, जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ममता बनर्जी ने वामपंथी दलों को सत्ता से हटा दिया और पहली बार मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2016 में भी उन्होंने भारी जीत दर्ज की, लेकिन 2016 के बाद बीजेपी ने बंगाल में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर बड़ा झटका दिया। इसके साथ ही कई घोटालों के आरोप लगे और पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 का चुनाव ममता बनर्जी ने जीता, लेकिन बीजेपी मजबूत विपक्ष बनकर उभरी। इसके बाद बंगाल की राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ा। सीएए, एनआरसी, धार्मिक मुद्दे, सब कुछ चुनावी मुद्दा बन गया। धीरे धीरे हिंदू वोट बैंक उनसे दूर होने लगा। फिर 2024 की एक घटना ने बड़ा असर डाला। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। महिलाओं का भरोसा भी कमजोर पड़ गया। इसके अलावा बेरोजगारी, उद्योगों की कमी और युवाओं का पलायन भी बड़ा कारण बना। पहले हिंदू वोट, फिर युवा और अंत में महिला वोट, तीनों उनसे दूर हो गए और यही उनके बड़े पतन का कारण बना। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी का सफर जितना शानदार रहा, उतना ही उनका डाउनफॉल भी बड़ा रहा। अब सवाल यह है कि क्या वे फिर से वापसी कर पाएंगी? आपका क्या मानना है? ममता बनर्जी के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए स्क्रोल नेशन।